गौठान समूह या महिला समूह बनने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। कोई बहुत इसमें कागजी कार्रवाई किसी प्रकार की भी ज़्यादा नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया है। गौठान में या गौठान से संबंधित किसी भी महिला समूह बनाने के लिए कोई किसी भी प्रकार के बहुत ज़्यादा नियम और शर्तें नहीं है। 10 महिलाएं रहती है सामान्यतः, जिसमें वे अपना सामान्य जो कागजात रहते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक खाता हो गया महिला समूह का, ये सब हो गया। वो पंचायत के जो हमारे यहाँ सचिव हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, या पंचायत विभाग से संबंधित NRLM की महिलाएं हैं, वो आती हैं समूह बनाने के लिए। जो अगर कोई समूह इंटरेस्टेड है वो भी बन सकता है। और हमारे यहाँ कृषि विभाग से आत्मा योजना अंतर्गत भी समूह का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से समूह बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, उसको ज़्यादा टफ या डिफ़िकल्ट नहीं रखा गया है। कोई भी महिला अपने स्वयं से भी कोई रोजगार या कुछ कार्य करना चाहती हैं तो वे समूह बना सकते हैं और कुछ भी कार्य किया जा सकता है। और सरकार की तरफ से समूहों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, खेती की शुरुआत बीज से होती है। बीज कहने को एक बहुत छोटी सी चीज़ है, नन्ही सी जान है, लेकिन एक बीज में 1000 बीज पैदा करने की क्षमता होती है। बीज के अंदर एक संपूर्ण स्वस्थ पौधा छुपा होता है। न केवल पौधा, बल्कि उस पौधे को बढ़ने के लिए उसके प्रारंभिक पोषण का भी सामान उसमें छुपा होता है। यदि अनुकूल परिस्थितियाँ मिले तो एक बीज पौध में और पौध पौधा में और फिर लहलहाती फसल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हजारों बीज पैदा होते हैं, आपकी लहलहाती फसल तैयार होती है। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि बीज क्या है, बीज से पौध कैसा बनता है और पौध से पौधा कैसा बनता है, और कौन सी अनुकूल परिस्थितियां उन्हें देना आवश्यक है जिससे कि आपकी खेती लहलहा उठे। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी। अमित त्रिपाठी जी न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर 20 देशों में घूमकर आपके लिए कृषि संबंधी जानकारियाँ उन्होंने एकत्रित की हैं। उससे आप पूरे देश के लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं और आपको भी लाभान्वित करने के लिए आज वो हमारे बीच हैं जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है सर। धन्यवाद। साथियों, आप इस विषय में यदि कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आज बदल गया है, नए नंबर को नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0771 228 3856। एक बार और दोहराती हूँ,
0771-228-3856। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले जो हम बात करते हैं उस नन्ही सी जान की, जिसमें एक अपार भंडार छुपा हुआ है बीजों को पैदा करने का। क्या है बीज, क्या है पौध और क्या है पौधा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज आपने हमें वापस दूरदर्शन के कृषि दर्शन के इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया है। जी। इतना सुंदर टॉपिक जो आपने निकाला है कि बीज, पौध और पौधा, जी जी, ये तीनों का एक क्रम आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, ये एक किसान, एक एग्रीकल्चरिस्ट से अच्छा और कोई जान नहीं सकता। जी। बीज सबसे छोटी ऐसी एक कोशिका वाली इकाई है जिसके अंतर्गत, जैसा आपने कहा, कि पूरा बहुत बड़ा पौधा बनाने की पूरी अपार क्षमता होती है। जी जी। एक बीज से ही 100 बीज बनते हैं, 100 दाने बनते हैं, 1000 दाने बनते हैं, परंतु एक बीज की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जी। उस आवश्यकताओं को समझना, उसके अनुसार उसके लिए अनुकूल पर्यावरण तैयार करना, जी जी, ऐसी जमीन के अंदर की परिस्थितियां तैयार करना जहां वो बीज 100% अपनी पूरे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके बाहर निकालने की पूरी प्रयास कर पाए। जी जी, ये काम करता है बीज। जी जी। कई बार हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर में कोई भी क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात होती है तो वो क्रॉप इंप्रूवमेंट की शुरुआत ही होती है सीड डेवलपमेंट से। जी जी, कि सीड के अंदर हम जो भी इंप्रूव्ड वैरायटीज हों, जितने भी उच्च स्तर के लक्षण होते हैं फसलों के, वो सारे लक्षण के कैरेक्टर्स उस जीन के साथ उस सीड के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट होते हैं। जी जी। फिर वहां से वो चीजें एटमॉस्फेयर प्रॉपर मिलने पे वो डेवलप होकर आगे बढ़ता है। जी जी जी। ये है बीज। जी हाँ। फिर बीज को जब हम छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधों में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं पौध, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं सीडलिंग। जी जी। हमारे यहाँ थरहा लगाते हैं लोग, किसान भाई कहते हैं थरहा, राइट। तो ये जो पौध है, पौध इसलिए तैयार की जाती है क्योंकि बीज से जब हम एक पूरा बड़ा पौधा तैयार करते हैं तो बीज की एक स्टेज हम पौध तैयार करते हैं, वहां पर विशेष रूप से उसका ध्यान दिया जा सकता है कि उसके अंतर्गत छोटे से जगह पे हम तैयार करेंगे तो वहां पर पोषण व्यवस्था, जमीन के अंदर के सारे पैरामीटर हम देख पाएंगे, कोई भी बीमारियों का अटैक ना हो, कोई कीड़ों का आक्रमण ना हो, ये सारी चीजों को कंट्रोल करके प्रॉपर बना पाना एक छोटे से जगह पे बहुत व्यवस्थित हो पाता है। जी जी। पौधे की शुरुआती स्टेज में अगर हमने उसको बहुत मजबूत बना दिया, पूरा पोषण दे दिया, सुरक्षा दे दी, तो फिर वो जब हम उसको रोपा लगाते हैं तो जगह ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रो करके अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके डिमॉन्स्ट्रेट करता है। इसलिए जरूरत होती है कि हम पहले बीज हो, उसके बाद पौध हो और फिर पौधा हो। जी जी। और इसीलिए ये लाइन जो आपने कही, मुझे बड़ा बहुत प्रसन्नता है ये सुन करके कल्पना जी के मुंह से कि नन्ही सी जान मांगे ज्यादा ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसपे हम आगे भी अभी बात करते रहेंगे अपने किसानों के लिए। जी सर, इस बीज को, जिस नन्ही सी जान को किस तरह की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है कल्पना जी। इस पे ये है कि बीज को पहले तो ये कि उसका भंडारण सही दिशा पे हो, जी, इस तरीके से हो कि उसका मैकेनिकल ब्रेक ना हो, मतलब कहीं ऐसे कि हम लोग रख देते हैं, कहीं उठक पटक करते हैं कि ब्रेक टूट जाता है, वो उसकी सीड पार्ट जो है ऊपर का हिस्सा टूट जाएगा, नीचे का टूट जाएगा, छिलके टूट जाते हैं, तो उसके जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। अंकुरण का जो प्रतिशत, जिस कहां पर हम ये देखते हैं कि इसका प्रतिशत 75%, 80% या 90% होना चाहिए, वो घट जाता है और घट करके 50-60% भी आ जाता है। तो जो उसका मैकेनिकल ब्रेक है ना सीड का, वो नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर वे पे ऐसा मेंटेन्ड हो कि वो पूरा 100% फिजिकली कंप्लीट हो, नंबर 1। सेकंड पार्ट ये है कि हम बीज को कई बार ये देखते हैं कि हमने बहुत लंबे टाइम तक पानी में छोड़ दिया, तो वो सड़ जाता है। उसके अंदर का जो एंडोस्पर्म है, जहां से हम प्लूम्यूल और रेडिकल, मतलब दोनों का मूल और ऊपर का सूट, दोनों जहां से तैयार होते हैं, उस हिस्से पे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता, बिकॉज वो रॉटिंग शुरू हो जाती है। वो देखना है। तीसरा पार्ट हमको ये देखना है कि बीज छोटा सा पार्ट है, तो वहां पर हम पौध के कोई भी इस तरीके की व्यवस्थाएं करके रखें कि जहां पर हम फंजीसाइड का ट्रीटमेंट कर दें, इंसेक्टिसाइड के लिए ट्रीटमेंट कर दें, और साथ ही साथ पोषण के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनसे हम उसको लेप लगा दें। तो जब पौधा शुरू में एक छोटा सा बीज जमीन पे जाएगा तो वो चारों तरफ जब उसके होना शुरू करेगा, चाहे वो मूल हो चाहे सूट हो, तो उसको इमीडिएट जो भोजन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, वो तुरंत उसके बाहर आवरण पे ही लगा हुआ पोषण और व्यवस्था उसे उसको मिल जाता है। इसलिए बीज की व्यवस्था करना और बीज का प्रबंधन के लिए ये जो आपने कहा कि बीज की किस तरीके से हम व्यवस्था बनाते हैं, अनुकूल वातावरण क्या है, ये हम करते हैं। दूसरा एक और मुद्दा उसमें कि जहां पर हम बीज को तैयार करते हैं कि हम बीज यहां पर हमको रोपणी के लिए तैयार करना है, उस जगह पे भी हमको ध्यान देना है कि रोपणी वाला जो पार्ट है, नर्सरी जहां पर हम तैयार करते हैं, वहां पर भी
होना चाहिए। जो आगे आप सवाल आपके होंगे ही निश्चित रूप से, जी, उन सवालों के जवाब पे हम उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सर, बीज के बहुत अच्छी देखभाल की तो आपने तरीका बताया। बीज से जिस समय पौध निकलता है, विशेष देखभाल कैसे की जाए? बहुत बढ़िया। पौध जो है जिसको हम अंग्रेजी में नर्सरी कहते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में थरहा कथन। तो ये जो पार्ट है थरहा और नर्सरी, इसको आप ये मान करके चलिए कि जब ये नर्सरी 25 दिन का जैसे धान का समय चल रहा है, तो 20 से 25 दिन का नर्सरी लोग तैयार करते हैं, फिर उसको अपरूट करते हैं, उखाड़ते हैं और दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। पहली व्यवस्था इसमें यह है कि जहां पर नर्सरी लगाते हैं, नॉर्मली वो अगर हमको 1 एकड़ खेत में धान लगाना है तो उसके 1/10वें हिस्से में हमको नर्सरी लगानी पड़ती है, जो उतने खेत के लिए पूरा हो जाता है। ये आती है कि वहां पर हम मिट्टी की, जहां पर हमको नर्सरी लगाना, वहां पर प्रबंधन कैसे हो, चूंकि वो एक ऐसा मदर बीड तैयार करना जहां पर सीड जाकर के जर्मिनेट होने वाला है, राइट। तो मदर बीड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए जरूरत ये होती है कि हम कम से कम 5 से 10 टन गोबर की, अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद हो, जो हम 5 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल पे डालें। बाकी थोड़ा फर्टिलाइजर देना है, लेकिन फर्टिलाइजर में बेसल में मैं तो ये कहता हूं कि वहां पर हार्डली 100 ग्राम 150 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप डीएपी डलवाइए, बहुत कम मात्रा में डलवाइए। पर FYM और बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे माइयो कार्बन है, बैक्टीफॉज है, साइटोलाइज, इनको आप जमीन पे डलवाइए। ये आपके पौधे को, नर्सरी बेड को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके देंगे। बेड अच्छा है नर्सरी का, तो आप ये मान के चलिए कि जो पौध तैयार होगी ना वो पूरी ओजस्वी होगी। 100% उसके पौधे, जब वो मेन प्लाट पे आप ट्रांसप्लांट करवाएंगे, रोपा लगाएंगे, तो वो पौधे के अंदर पूरी वो क्षमता होगी जो क्षमता की कल्पना, जो क्षमता की उम्मीद आप करते हैं। जी। इस तरीके से उसका मिट्टी का प्रबंधन करना चाहिए। जी सर, एक बीज से अच्छा पौध निकले, जरूरी है कि बीज का पहले उपचार किया जाए। क्यों जरूरी है और कैसे किया जाए उपचार? उसके 3 प्रमुख एस्पेक्ट हैं, यानी 3 प्रमुख आयाम हैं। पहला आयाम है कि न्यूट्रिशन वाला, कि बीज को जब वो अंकुरित होता है तो उसको तुरंत न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्योंकि तब तक वो सुसुप्तावस्था में रहता है बीज भी एक दाना है और नॉर्मल भी एक दाना, पर वो दाना तब तक डोरमेंट स्टेज में है। जैसे वो एक्टिव होकर के वाइब्रेंसी के बाद एक्टिवेशन फेज में आता है, तो उसको इमीडिएट चाहिए होता है पोषण। और वो पोषण के लिए जरूरत होती है कि अगर हमने पहले से बीज उपचारित करके रखा है पोषण तत्वों से, तो वो तुरंत उसको पोषण वहां पर मिलता है, तो इसलिए पोषण के लिए जरूरत होती है। दूसरा ये कि जब बीज का छोटा सा पार्ट रेडिकल या प्ल्यूम्यूल, प्रांकुर या मूलांकुर जैसे बाहर निकलता है, तो जितने भी बाहर में नकारात्मक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं, सब आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। तो अगर उसको हमने किसी अच्छे फंजीसाइड से ट्रीट करके रखा हुआ है, तो वो फंजीसाइड तो बाहर से आक्रमण करने वाले फंगस, बैक्टीरिया, उनसे वो पौधे को, माने बीज को बचा पाएगा। तो इसलिए है कि नन्ही सी जान मांगे ज्यादा ध्यान, क्योंकि उसको उस समय विशेष रूप से अटेंशन चाहिए बीज को। जी। सर, इस समय हमारे किसान भाई खेतों में धान की तैयारी कर रहे हैं, धान के पौधे लगाने के लिए रोपाई और बोआई के रूप में। तो धान की नर्सरी तैयार करने के समय में हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी फसल मिल सके? धान की नर्सरी के लिए जैसे अभी हमने बताया कि जितने हिस्से में धान लगाना है, रोपा लगाना है, उसके 1/10 हिस्से में नॉर्मली लोग नर्सरी तैयार करते हैं। वो नर्सरी तैयार करने के बाद में अगली बात ये आती है कि उस जमीन को ये देखें कि ककड़ीली ना हो, रेतीली ना हो, उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा होना चाहिए, माइक्रोबियल लाइफ, सूक्ष्म जीवाणुओं का जीवन अच्छा होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं जीती जागती मिट्टी। और अगर हमारी वो मिट्टी, धरती माता जीती जागती है, तो आप ये मान करके चलिए कि वो पूरी तरह एक ऐसा आवरण और एक ऐसा विशेष प्रयास करके हमारे बीज को देगी कि वो पूरी तरह से पौध निर्मित हो और पौध पूरा ओजस्वी और ताकतवर बने। जी सर, बहुत बार ये देखा जाता है कि जो थरहा हमारे किसान भाई लगाते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, उसमें से 25 दिन का पौधा हो जाता है, उसे जब हम खेत में ले जाते हैं तो कुछ दिनों तक वो पौधा पीला पड़ जाता है। इसकी क्या वजह है सर? इसकी प्रमुख वजह यह है कि जब हम 25 दिन तक कोई भी बीज को एक जगह लगाते हैं और वो पौध तैयार होता है, 25 दिन तक वो पौध कुछ ना कुछ भोजन लेने के लिए उसकी सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट हेयर्स होते हैं, जो जमीन के अंदर अपने आप को स्टेब्लिश करके रखते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन खींचते रहते हैं। कितना भी सावधानी से लोग अगर वो पौध को उखाड़ेंगे तो पक्का है कि कुछ ना कुछ उसके सीड हेयर्स जो हैं, रूट हेयर्स, सेकेंडरी टर्सरी रूट्स, ये ब्रेक होंगे, टूट जाएंगे।
जब वो टूट जाएंगे तो चूंकि उसकी एक पोषण लेने की व्यवस्था बन चुकी थी जी, और वो अचानक ब्रेक होती है, उसके बाद जब हम उसको दूसरे खेत में ले आकर के ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपा करते हैं, तो वहां पर फिर से उसको अपनी जड़ें जमाने में समय लगता है। लोग कहते हैं सामान्य चीजों में भी कि भाई जड़ें जमाने में समय लगता है, तो उसको भी अपनी सेकेंडरी रूट डेवलप करना, टर्सरी रूट को स्टैब्लिश करना, रूट हेयर्स को प्रॉपर डेवलप करना, ये पूरा जो क्लाइमेट है राइजोस्फीयर के अंदर, ये बनाने में उसको समय लगता है। तब तक वो पूरा नरिशमेंट प्रॉपर नहीं है और 15 दिन तक पौधा पीला रहता है। और उसके लिए व्यवस्थाएं हैं कल्पना जी। ये एक समय था जिस समय पर चूंकि कोई साधन नहीं थे, कोई जानकारी नहीं थी, तो 15 दिन तक लोग उम्मीद ही करते थे कि यार 15 दिन तक तो हमको इंतजार करना ही पड़ेगा, कोई साधन नहीं है। पर आज मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व है कि बहुत अच्छे संसाधन, बहुत अच्छे वैज्ञानिक तकनीकियां आज उपलब्ध है किसानों के पास। जैसे एक पार्ट है कि जब नर्सरी का बेड तैयार करते हैं वहां पर, और जब मेन प्लॉट को तैयार करते हैं वहां पर, केवल खाद के भरोसे किसान ना बैठे। अच्छा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई उद्बोधन सुनिए, हर उद्बोधन में प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि हमारी धरती माता आज बिना आवाज के और बिना आंसू के रो रही है। सही बात। इस बात को लेकर के, उनके दर्द को समझ करके, उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं जिस बात को वो ऐसे व्यक्त करते हैं। मेरा ये कहना है कि आप मिट्टी के अंदर रासायनिक उर्वरकों को कम करके उसकी जगह ये दीजिए जो मिट्टी की कंप्लीट एटमॉस्फेयर को, कंप्लीट राइजोस्फीयर को एकदम स्वस्थ बनाए। जैसे साइटोलाइजर हमने बताया आपको, वो डलवाइए आप, माइयो कार्बन डलवाइए, बैक्टीफोर्स डलवाइए। ऐसी चीजें लेने के बाद मिट्टी पूरी जीवंत हो उठती है, उसके अंदर एक ऐसी जान आ जाती है, मिट्टी लहलहाती है। और उसके बाद जब आप उसको मेन प्लॉट पे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस प्रकार उस समय पर यह है कि 15 दिन तक पीला ना पड़े, उसकी व्यवस्था के लिए साइटोलाइजर लिक्विड आता है जो 50 मिलीलीटर 2 लीटर पानी में घोल बना करके बड़ा ऐसा भगोने में रख लें पानी। और जब उसका थराहा निकालते हैं, गांची बनाते हैं उसको, हमने देखा छत्तीसगढ़ में, तो गांची को 5 से 10 मिनट के लिए वो पानी में डुबो दें। अच्छा। और डुबोने के बाद उसको उठाएं और खेत में फेंक दें और वहां जाकर के फिर उसका रोपा लगाएं। आप देखिएगा कि वो रूट्स का एस्टेब्लिशमेंट बहुत फास्ट करवाता है। अच्छा। तो जो 15 दिन वाला फेज था ना, वो 15 दिन का फेज हो सकता है 10 दिन हो जाए, हो सकता है 11 दिन हो जाए, और 4 दिन 5 दिन का फेज 90 दिन के पौधे में महत्व रखता है। जी। ये व्यवस्था करना है लोगों को। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक चीज़ और कि जब जो नर्सरी तैयार करते हैं, सीड बेड तैयार करते हैं, उस मिट्टी में क्या कमी है, क्या और पोषक तत्व तो उसमें देना है, क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है, कहाँ करवाएं? बहुत बढ़िया सवाल है ये आपका। मिट्टी परीक्षण तो 101% सभी किसानों को हर साल करवाना चाहिए। जी। आज अगर हमसे कोई पूछे कि नहीं ये फसल पे हम यूरिया, डीएपी, पोटास कितना डाल दें, तो हम ब्लाइंड रिकमेंडेशन ही करना बंद कर दिए। तो यही कहते हैं कि पहले आप परीक्षण करवाइए। हो सकता है आपकी मिट्टी के अंदर यूरिया की जरूरत ही ना हो, फास्फोरस की जरूरत कम हो, पोटास की जरूरत ज्यादा हो, तो मिट्टी परीक्षण तो अत्यंत आवश्यक है। पहले होता था कल्पना जी कि केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए करते थे। आज ऐसी मशीनें आ गई हैं जो कई पैरामीटर्स को एक साथ करती हैं। अच्छा। पहले ये स्थिति ये होती थी कि मिट्टी परीक्षण के लिए लोग सैंपल भेजते थे, काफी लंबे दिनों के बाद रिजल्ट आते थे, तो लोगों को लगता था कि यार तब तक हमारी फसल आ गई, अब हमको उसका रिजल्ट नहीं आया, लेट आया, तो उतना उपयोगिता लोगों को नहीं मिल पाती थी। आज ऐसी चीजें आ गई हैं। साइटोलाइफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, और साइटोलाइफ ने इतनी बढ़िया मशीनें लेकर के आए हैं कि खेत में वो मशीनें लगाते हैं मिट्टी में, और कंप्यूटर में सामने दिखाई देता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का लेवल क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ऐसे पैरामीटर एकदम स्पॉट पे दिखाई देते हैं। सामने जब किसान देखता है और उसके बाद वो देख करके उसकी रिपोर्ट उसको मिलती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है छत्तीसगढ़ के अंदर में कि न केवल पूरे भारत की बात कभी करें तो हर जगह भी हमने देखा है कि मिट्टी के अंदर लोग एनपीके के अलावा ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कार्बन पे सोचते ही नहीं है। अच्छा। वो बहुत जरूरी है देना। मिट्टी के अंदर जीवित रखने के लिए बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, लाभदायी सूक्ष्म जीवाणु, वो आज भूल चुके हैं लोग। बैक्टी फौज जैसी चीजों की आज जरूरत है मिट्टी के अंदर, जो पूरा एकदम फौज की तरह जाकर के मिट्टी के अंदर एक जीवंतता पैदा करके देगा। इन चीजों की अत्यंत आवश्यकता है। तो मिट्टी परीक्षण 100% करवाना चाहिए। एक सवाल पे आपके एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। अभी मैंने देखा कुछ जगहों पे एक किसान भाई ने सवाल पूछा कि सर हमारी मिट्टी में हम पानी डालते हैं लेकिन पानी रुकता ही नहीं है। अच्छा। पानी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ही नहीं। उसकी मिट्टी का जब परीक्षण करवाया तो पता चला वहां पर ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल एकदम बहुत नीचे आ चुका है। अच्छा। जब ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा, तो मिट्टी के अंदर आपकी जल धारण की क्षमता ही नहीं रहेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मिट्टी परीक्षण से ही पता चलेंगी और किसान करने को तैयार हैं।
मैं आज भी उन सभी अपने धरती पुत्रों का नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि किसान करना चाहता है, उसके अंदर वो चाहत है और उनकी हैंड होल्डिंग जरूरी है, उनको सही जानकारी और सही संसाधन जरूरी है, जिसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। जी जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी इन दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी भी प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए जोर दे रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में भी वर्मी कंपोस्ट को बनाया भी जा रहा है और बेचा भी जा रहा है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य फिर से बढ़ सके। हमारे किसान भाई जब परीक्षण करवा लेते हैं तो उन्हें पोषक तत्व प्रबंधन फिर किस तरह से करना चाहिए, किन चीज़ों की कमी है, तो क्या वो सिर्फ रासायनिक खाद ही डालें या जैविक खाद, वर्मी खाद, इससे भी उसको स्वस्थ कर सकते हैं अपनी मिट्टी को? अब तो मैं ये कहता हूं इस चीज को लेकर के कि रासायनिक खाद अगर मिट्टी परीक्षण हो गया जी, और ये पता चलता है कि मिट्टी परीक्षण में नाइट्रोजन का लेवल जी एक स्तर से ऊपर है जी, हाँ जी, तो हम सीधे कहते हैं कि आप उसको माइक्रोग्राम पे तक मत जाइए। अगर आपको ये दिखाया गया लेवल की एक ऑप्टिमम लेवल से ऊपर है तो 25%, 15 से 25% तक आप कम कर लीजिए। अच्छा। और नॉर्मल वे पे हम ये कहते हैं, रिकमेंडेशन ही हमारा रहता है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर को 15 से 20% तो पहले बार में आप कम करिए, उसके साथ में आप बायो फर्टिलाइजर डालिए, जैसे बैक्टीफॉज इस्तेमाल करिए। उसका काम केवल इतना है कि जितना आपने, जैसे हमारे ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़े ये कहते हैं मैडम कि जितना भी फर्टिलाइजर किसान इस्तेमाल करते हैं उसका केवल 40 से 50% ही पौधा लेता है। अच्छा। और बाकी का जो है वो जमीन पे वेस्ट जाता है। वो जो जमीन पे आपका केमिकल फर्टिलाइजर वेस्ट जा रहा है वो जाकर के शांत चुपचाप बैठा रहता है, ऐसा नहीं है, वो जमीन के अंदर खुराफाती करता है। और वो खुराफात को रोकने के लिए बैक्टीफॉज जैसी चीजें, जो फौज है वो बैक्टीरिया जमीन के अंदर जाकर के वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और मेगा न्यूट्रिएंट को वापस पौधे को अवेलेबल करवाने का काम करते हैं। तो आप अपना केमिकल फर्टिलाइजर का डोज कम से कम 15 से 20% तो बड़े आराम से कम कर सकते हैं पहले बार में, और बैक्टीफॉज को 500 ग्राम प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल उसके साथ मिला करके करिए। तो केमिकल फर्टिलाइजर कम करिए, ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल बढ़ाइए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करवा लीजिए कि कैसी है, उसको ठीक करिए। पीएच मान आपके मिट्टी का 6 से 7 होना चाहिए। अगर मिट्टी आपकी 7 से ज्यादा है तो आपको कम पीएच मान, तो उसको आपको नॉर्मल लाना है। इस तरीके से लोगों को व्यवस्था बनानी पड़ेगी मिट्टी के अंदर की, तो वो मिट्टी परीक्षण से ही पता चलेगा, लोग कर पाएंगे। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन ये है कि मिट्टी परीक्षण जो आप कह रहे हैं हमारे किसान भाई कहाँ करवाएं जाके उन्हें त्वरित परिणाम मिल सके? इसके लिए मैडम एक तो अपने छत्तीसगढ़ शासन के पास भी है, गवर्नमेंट के पास भी लेबोरेटरीज हैं, और हम बड़ा सम्मान करते हैं उनका, उन वैज्ञानिकों के, वो लोग करके दे रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय में भी है, वो लोग भी करके दे रहे हैं। जी। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया कि साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास अमेरिकन टेक्नोलॉजीज हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी व्यवस्था है कि हम हमारे यहाँ वहां पर लोगों को देखा, वैज्ञानिकों का दल कैंप लगाता है, और वो कैंप लगाने के बाद में जहां पर भी कैंप लगाएंगे वहां पर ही वो मिट्टी परीक्षण करके तुरंत रिपोर्ट देते हैं। अच्छा। वो कैंप कई जगहों पर लगते रहते हैं, और वो कैंप लगाने के लिए कृषि विभाग के साथ भी हम लोग मिलकर के कई जगहों पे काम करते हैं, और उनके साथ मिलकर के इसको और आगे बढ़ाएंगे, जिससे किसानों को तुरंत रिजल्ट मिल जाए। अच्छा अच्छा सर, आज हम जैसे बात कर रहे हैं बीज, पौध और पौधा, इन तीनों का कैसा प्रबंधन हमारे किसान भाई करें कि उन्हें खेती में अधिक से अधिक लाभ हो? करेक्ट। ये तीनों चीजों के लिए एक आपस में कनेक्शन है जी। बीज है, फिर उससे पौध है, फिर पौधा है। अगर एक आदमी ये सोचे कि नहीं हमने बीज का प्रबंधन कमजोर कर देंगे, पौध को प्रबंधित कर लेंगे, तो वो नहीं होगा। फिर कोई सोचेंगे हमने पौध को भी प्रबंधित कर लेंगे लेकिन पौधा का प्रबंधन छोड़ देंगे, तो नहीं होगा। ये तारतम्य पूरा 90 दिन की फसल में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि कारण उसका यह है मैडम कि हम ये मानते हैं कि मनुष्य का औसत जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है जी। 70 साल के जीवन में अगर मनुष्य 7 दिन बीमार पड़ जाए तो उसको एक आध महीना लग जाता है वापस परफॉर्मेंस के ट्रैक पे आने के लिए। पौधा जिसका जीवन ही केवल 90 दिन है, और 90 दिन के जीवन के पौधे में अगर वो बेचारा 5 दिन 7 दिन किसी तनाव में आकर के बीत गया तो पूरे जीवन का 10% टाइम उसका खत्म हो गया। क्या एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे उससे उत्पादन की? तो मेरा यही कहना है कि जैसा अपन ने बात किया कि बीज प्रबंधन के लिए बीज का उपचार करें, जहां पर बीज की बोनी करने जा रहे हैं उस मिट्टी का देखभाल करें, ककड़ीली ना हो, क्षारीय ना हो, अम्लीय ना हो, पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। उसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेवल चेक करें, वहां पर प्रयास करें कि पोटेशियम थोड़ा अच्छा हो, फास्फोरस थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि इनिशियल नरिशमेंट चाहिए पौधे को, राइट। और उसके साथ में वहां पर हम ध्यान दें कि हम बैक्टीफॉज, माइयोकार्बन, साइटोलाइजर जैसी चीजें दे करके मिट्टी का पुनर्जीवन पैकेज बनाए वहां पर व्यवस्था। फिर उसको जब हम मेन प्लॉट पे ले जाकर के ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने के टाइम पर भी हम ध्यान रखें खेत में पानी का बराबर हो, खेत में पानी अच्छा रहेगा। तो वहां पर इन चीजों को जब हम रोपित करेंगे और मिट्टी पे वहां पर भी हम ये डोजेस डालेंगे तो मेरा पूरा यकीन है कि वो पौधा बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, डॉक्टर अमित त्रिपाठी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, हम नया विषय, नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।